अगर सिर्फ 2 रुपए की भी बात करूं मैं, ये 2 रुपया है, ये भी 2 रुपए के धन के बदले छपता है और इस पर लिखा होता है मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और अगर 1 रुपए की मैं बात करूं आपके सामने, इसके ऊपर और इस 2 रुपए के ऊपर, इन दोनों में अगर मैं फर्क बताऊं तो आपको पता चलेगा कि 1 रुपए के इस नोट के ऊपर लिखा होता है भारत सरकार। क्या लिखा होता है? भारत सरकार, या नीचे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा होता है? क्या क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा शब्द है भारत सरकार 1 रुपए के नोट के ऊपर। अब चक्कर यह है कि अब ये 2 रुपए का नोट आ गया, इसके ऊपर कहीं भी भारत सरकार नहीं लिखा होता, कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता, कहीं भी। 2 चीजें भाई, जब बैंक को जब नोट को छापा जाता है तो अगर सरकार ही छाप रही है तो उसको मालूम है कि उसे क्या लिखना है सामने, क्योंकि शब्द क्या लिखना है इसके ऊपर पूरा जांच होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सेक्रेटरी लेवल पे चेक करता है, तब करता है फाइनल कि हां ये ठीक लिखा है, इस पे जो भी लिखा। क्यों जी? अब इस पे लिखा है सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एक गड़बड़ और है इसके अंदर। अब ऐसा तो पता नहीं है कि आदमी कहता हो कि कभी तो मतलब आप किसी का नाम कुछ ले दो, कभी किसी का नाम कुछ ले दो, खास तौर पे भारत सरकार का या हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार। आप में से सरकार के खिलाफ किसी ने कभी कोई मुकदमा लड़ा है? पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई हो, सरकार ने कराओ, हुआ है? उसमें क्या लिखता है वो? आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना जी? कभी भी जब लिखा ना सरकार के खिलाफ जब भी मुकदमा होगा, पुष्पेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जब भारत सरकार के खिलाफ अगर मुकदमा होता है तो उसमें लिखा जाता है पुष्पेंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पुष्पेंद्र वर्सेस, अगर कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, पुष्पेंद्र वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा शब्द जो इस्तेमाल किया जा सकता है, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है पुष्पेंद्र वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत सरकार को बताने के 3 ही नाम हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी? इनमें से तीनों में से कोई भी नाम यहां पर नहीं लिखा हुआ। इनमें लिखा हुआ है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी? और यह शब्द तब से उठाया गया है जब भारत आजाद नहीं था, और जब हमारा भारतीय रिजर्व बैंक बना वो साल था 1934। 1947 से पहले जब हम गुलाम थे, और ये नोट पर जो गारंटी दी जाती थी दी सेंट्रल गवर्नमेंट की दी जाती थी। ठीक है जी? ब्रिटानिया सरकार गारंटी इसके ऊपर छापने की देती थी। और वो गारंटी क्या थी? उस गारंटी में नीचे लिखा होता था मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, या मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। लेकिन सिर्फ ये नहीं लिखा होता था, कुछ और लिखा होता था। डॉक्टर साहब इसको पढ़कर बताएंगे इस नोट के ऊपर क्या लिखा है आई प्रॉमिस के बाद। At any officer of issue. No, I promise. I promise to pay the brief bearer one demand the sum of 5 rupees 5 at any office of issue. इसमें 2 चीजें लिखी हैं। ये 5 रुपए का नोट है, किसी ने देखा होगा ये वाला नोट? आप बुजुर्गों ने देखा होगा, आपके पास रहता था ऐसा नोट, पुराने वाला नोट है ये 1968 से पहले का नोट है। ठीक है जी? 10 रुपए का नोट हो, 100 रुपए का नोट हो, उन सब पे यही लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। आपका जो आजकल का नोट है इस पे नहीं लिखा होता,
ऑन डिमांड नहीं लिखा होता, ऑन डिमांड काट दिया, ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज, और नीचे लिखा था एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, यानी किसी भी बैंक की शाखा में जाने पर। यानी आप जब भी चाहें ये नोट प्रस्तुत करके अपने 5 रुपए ले सकते हो। 5 रुपए, सिक्का कोई शब्द नहीं, सिक्का भी इसी की तरह करेंसी। अभी हमें यही समझना है, अभी आपको क्या समझना है। इन्होंने बोला 5 सिक्के, मैंने कहा नहीं 5 रुपए, इस पे 5 सिक्के कहीं नहीं लिखा हुआ, इस पे 5 रुपए लिखा है, तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है जी, तो जायज है ना। इसने, गवर्नर ने नीचे साइन करे हुए हैं। गवर्नर कहता है कि मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब जो सवाल आता है वो ये आता है कि ये 5 रुपए क्या हैं और ये नोट कैसे छपता है। ये 2 ही सवाल है ना जी। ऑन डिमांड तो गया ना इस पे से, ठीक है, अब वो नहीं है। अब 2 चीजें हैं इसमें, 2 ही सवाल आए ना। पहला कि ये 5 रुपए क्या हैं जो आपको मिलेंगे जब आप दोगे, और दूसरा छपता कैसे है। उसके लिए मैंने शुरुआत करी थी जो बात, वो ये थी पैसा नहीं है, ये पैसे का, रुपए का प्रोमिसरी नोट है। हमारे बुजुर्ग हमेशा ये कहते आए, देना 10 का नोट, दे 10 का नोट, दे 100 का नोट, दे 50 का नोट, है ना, ऐसे बोलते ना। 50 रुपए असी अपने बुजुर्ग जो ना 50 रुपए कदे नहीं बोलते, 50 रुपए का नोट ही बोलते हमेशा। तो मतलब शुरू तो लेकर के आज भी अगर आप अपने दादा को किसी को जाके पूछोगे अगर जिंदा हैं, वो कभी उन्होंने रुपया नहीं बोला, उन्होंने बोला 10 का नोट, क्योंकि उनको मालूम था कि ये 10 रुपए नहीं है, ये 10 का नोट है, ये 100 रुपए नहीं है, ये 100 का नोट है। और इसको समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी आड़ती की पर्ची। आड़ती से जब आप पर्ची लेते हो तो आड़ती से को बोला कि मैंने डीजल डलवाना है, मेरे को 500 लीटर डीजल की पर्ची दे दे, तो आड़ती आपको 500 लीटर डीजल की पर्ची देता है या 500 लीटर जितने रुपए का आता है उतने रुपए की पर्ची देता है। ये बताओ, आपको वो डीजल की पर्ची देता है या रुपए की पर्ची देता है जी? डीजल की देता है वो, ठीक है ना। अगर उस डीजल को, हाँ, दिस नोट इज ए लीगल टेंडर फॉर ऑल डेब्ट्स पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है ना जी। ये जो मैं जो शब्द बोल रहा था ये अपने डॉलर के ऊपर आराम से लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, $1 है ये अमेरिकन डॉलर, इस पे लिखा है दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेब्ट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। आपने एक चीज और सुनी होगी, जिस टाइम नोटबंदी हुई, नोटबंदी के टाइम प्राइम मिनिस्टर ने 8 बजे 8 नवंबर 2016 को शाम को 8 बजे आकर टीवी पे एक लाइन बोली थी जिसको आपने गौर किया हो कि 500 और 1000 रुपए के नोट आज रात 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यही लाइन जो लीगल टेंडर है ना, ये लाइन उसने बोली थी, सेम शब्द बोला था। तो लीगल टेंडर है ये, मतलब $1 के बराबर का लीगल टेंडर है ये, $1 नहीं है, ये नोट है। इसी तरह से 10 रुपए का लीगल टेंडर है ये, 1000 रुपए का लीगल टेंडर है 1000 का नोट, 500 रुपए का लीगल टेंडर है 500 का नोट। अब वो लीगल टेंडर आपके 500 रुपए के बदले उन्होंने आपको दे रखा है, वो 500 रुपए क्या है ये समझना है अब आपको। किसान ने एक दाना डाला खेत के अंदर, उसने उस एक दाने से 4 दाने बनाए, 40 दाने बनाए, 400 दाने बनाए, 4000 दाने बनाए या 10,000 बनाए। बाजरे का भी हो सकता है ना,
क्या पता 1000 दाने निकलाएं कि 2000 निकलाएं, समझ गए ना। एक दाने से जितनी भी सीटियां आई, जितनी भी उसके ऊपर बाल आई, उसके हिसाब से उस पर दाने आए, यानी उसने एक दाने को कई दानों में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही हमारे जो डंगर हैं वो एक गाय 10 गायें दे दी, उसने आगे गायें दे दी, है ना, कई बच्चियां हो गई। फिर हमारे पास ऐसे ही हमारा और पशुधन है, वो पैदा करता है और पशुधन। बीज हमारा और धन पैदा करता है, या हमारी जमीन है उसमें से सोना निकलता है, या कोयला निकलता है, या उसमें से कोई और चीज निकलती है, धातु कोई भी निकलती है, वो जमीन से निकलती है। यानी कि उत्पादन केवल जमीन से होता है, फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होता। फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री को लोहा मिलेगा, वो लोहे को पिघला कर किसी और शेप में कन्वर्ट करेगी, लेकिन वो लोहा पैदा नहीं करती है फैक्ट्री। जो भी जमीन से निकलता है, लोहे का ओर अगर निकलता है तो उसको वो मेटलर्जी प्रोसेस के जरिए वो उसको लोहे को शुद्ध जरूर करती है, लेकिन पैदा नहीं करती है। पैदा केवल किसान करता है, या कह लीजिए पैदा केवल जमीन करती है। जो जमीन से जुड़ा हुआ है वही पैदा कर सकता है, और जो पैदा कर सकता है या जो पैदा हुआ है वही धन है। आपको और बताने की जरूरत तो नहीं ना, जो भी चीज पैदा हुई है वो धन है। मिट्टी निकाली हमने जमीन से, उसकी ईंट बनाई, ईंट बना के मकान पे लगाई, वो धन है। उसके बाद हमने खाना खाया, कहां से खाया जी, खाना कहां से खाते हैं हम, चुप कराइए ना, खाना कहां से खाया हमने, पेड़ से ना, प्लांट से, पौधे से हमने खाना खाया। पौधे ने कहां से बनाया खाना, सूरज से और जमीन से, है ना जी। यानी हमारा जो चलना है, हमारी बॉडी में जो भी चीज बनती है, जितना भी हमारा खून बनता है, जितना भी हमारा अंदर और प्रोडक्शन चलता है, वो सारा प्रोडक्शन कहां से हुआ, खाने से, या कह लीजिए सीधा जमीन से और सूरज से। तो मुझे चलाने वाली ताकत जब प्रकृति है, तो मैं किसी के हिसाब से क्यों चलूं, यह है प्राकृतिक लॉ, यह है नेचुरल लॉ, कि मैं आजाद क्यों हूं, ये एक कारण है। ये आपको गुलाम क्यों कहते हैं, ये कहते हैं कि आप गुलाम इसलिए हो क्योंकि आपकी बर्थ रेट, जो जन्म के समय जो मृत्यु दर था वो बहुत ज्यादा था, पहले बहुत बच्चे मरते थे, हमने ये वाले इंजेक्शन लगाने शुरू किए तो अब जो है मरने कम हो गई, ऐसा ये बोलते हैं, जो कि झूठ है वैसे तो, लेकिन ये कहते हैं कि क्योंकि तुम जिंदा हो हमारी वजह से, हमने जो तुमको इंजेक्शंस लगाए। इधर कोरोना में भी तुम्हारा सब कुछ जाने वाला था, तुम सब मरने वाले थे, हमने ही लगा के तुमको बचाया, इसलिए तुम्हारी जान पर हमारा हक है, ऐसा ये साबित करते हैं। इसीलिए क्योंकि ये कहते हैं कि तुम अपने आप को आइडेंटिफाई एज ए इंडिविजुअल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो इस धरती पर होते ही नहीं, अगर हमने तुमको पैदा होते ही इंजेक्शन ना लगाया होता तुम तो मर चुके होते, ऐसा ही बोलते हैं। इसीलिए वो बचपन से लगने वाले सारे इंजेक्शंस के ऊपर सरकार का इतना ज्यादा फोर्स रहता है। तो आप इंडिपेंडेंट तरीके से एक मतलब आइडेंटिटी हैं। तो आपने जो धन बनाया खेत के अंदर किसान ने, जब ये धन आप जाकर के मंडी में देते हो, किसी को भी देते हो, तो उसके बदले में आपको धन मिलता है। पहले ये धन जो किसान था, ये समाज के बाकी धनों के साथ आपस में बदल लेता था, कि जैसे किसी नाई ने अपने पूरे साल की ऊर्जा हमको देनी है, अपना पूरा ऊर्जा श्रम धन देना है, तो नाई का एक हिस्सा निकल गया। हमारे किसी खाती का था, लकड़ी का काम कारोबार, बढ़ई का जो काम था ना, कारपेंटर का, तो उसका एक हिस्सा निकल गया। हमारे चमार का एक हिस्सा निकल गया, हमको वो जूते बनाकर दे रहा था। हमारे दूसरे जितने भी कामगार लोग थे, कुम्हार हो गया, सुनार हो गया, लोहार हो गया, सबका हिस्सा निकलता था कि तुम्हारा धन हमें मिले और हमारा धन तुमको। अब ये धन जब सरकार के पास जमा होने लगा, तो इस धन को जमा करके सरकार ने इसके बदले में हमको नोट देना शुरू किया। ठीक है, अब केवल धन के बदले में ही नोट जाता है। फिर सरकार ने धन का रूप बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि अनाज को सालों सालों तक रखा नहीं जा सकता, अनाज को सालों तक रखा नहीं जा सकता, तो हमको कुछ ऐसा चाहिए जो सालों साल रखा रहे और खराब ना हो। तो इसीलिए धातुओं का इस्तेमाल होने लगा। लोहे को लेना शुरू किया तो लोहे में जंग लग जाता है, वो कम हो जाता है। लोहे को गाड़ दो आप जमीन में तो वो कुछ साल के बाद क्या पता मिले ही ना वहां,
उस मतलब अगर कुछ मिले तो कुछ उतरा हुआ मिले उसमें से, वैसे रख दो, क्या पता वो अपने आप झड़ता रहे और वो खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। चांदी के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन सोना एक ऐसी धातु है जिसको अगर आप मान लो 1 किलो सोना आपने गाड़ दिया और 1000 साल के बाद भी निकालोगे तो कोई मिलीग्राम में मतलब उसमें से कमी मिलेगी। सोना एज इट इज रहेगा जैसे वो था, इसीलिए धन को रिप्लेस कर दिया सोने से। यानी आपने जो भी धन कमाया, पहले जो भी धन कमाया यहां पे, उस धन के बदले आपको मिलेगा सोना। पहले सोने में भी ट्रेड होता था, फिर सोने में ट्रेड होने लगा तो सोने के उस ट्रेड को आसान करने के लिए कि यहां से सोना लेकर जाओगे, वहां जाकर के सोना दोगे, फिर ऐसे सोना दोगे, तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने चालू की बैंकिंग। उसने कहा जाकर के सोना लाद करके लेकर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे से एक पर्ची बनाकर ले जाओ, गारंटी है जिसके ऊपर, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी की पर्ची लेकर जाओगे, मेरी सील लगी होगी, तो तुम किसी कंट्री में जाओ, उसी कंट्री में मेरी सील की ये रसीद दिखा देना, मेरा ये नोट दिखा देना, प्रोमिसरी नोट दिखा देना, और वो तुमको उसके बदले का धन दे देगा। ये एक्चुअली चालू हुआ सबसे पहले, रुपया ऐसे चालू, ये नोट ऐसे चालू हुआ। तो उसने वो धन के बदले में प्रोमिसरी नोट देने स्टार्ट किए। वो प्रोमिसरी नोट देकर के बंदा अगले देश में जाता या अगले किसी जिले में जाता और वहां से वो उसके बदले धन ले लेता। बाद में उसने धन भी लेना शुरू नहीं किया, बाद में उसने धन को भी ऐसे बोला, इनको भी पता चल गया ये प्रोमिसरी नोट है, इनको भी पता चल गया, इनको भी सबको पता चल गया ये सारे प्रोमिसरी नोट है, इसके बदले में धन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने इनको 1000 रुपए के धन देना है, तो मैं दुकान से लाके 1000 रुपए का धन दूं, फिर अपना उसमें से कमीशन थोड़ा मोटा कटवाऊं, इससे बेटर क्या है इन्हीं को पकड़ा दूं सीधा 1000 रुपए का नोट कि तुम जा करके ले लेना। ये बोलेंगे मैं भी क्या जा करके ला के दूंगा, तुम भी इसी में ले लेना, तुम इसी में ले लेना, तुम इसी में ले लेना, और सब हम लोग आपस में एक दूसरे को ये नोट में ही लेन देन करने लग गए, जिसको असली धन के बराबर हमने माना हुआ है। समझ गए जी? नोट कैसे छपता है? नोट छपने का सरकार के पास सिर्फ एक ही नियम है, जितना धन सरकार के पास होगा उतने ही रुपए के नोट सरकार छाप सकती है, और कोई भी तरीका नोट छापने का संभव नहीं है। धन होना चाहिए, और यह हमारे बुजुर्गों को पता है। उनको सिर्फ एक लाइन पता है जो अधूरी है। बुजुर्गों को वो लाइन मालूम है कि सरकार के पास जितना सोना होता है उसके बराबर के ही नोट छाप सकती है। ये लाइन आपको बताई गई है, आपके बुजुर्गों ने बताई थी, लेकिन वो कितना सोना होता है ये नहीं बताया। बस यहां पर पंगा है। हमने जब रुपए की डेफिनेशन जानने की कोशिश की कि रुपया क्या है, जिसको आप कहते हो कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो वो रुपया मिलेगा जब कहीं कहीं दस्तावेजों में कुछ मिलेगा, तभी तो बताएंगे ना भाई, कहीं लिखा होगा तो दस्तावेजों में। तो वो रुपया जब मिलता है तो उसके, क्योंकि देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, 1 रुपए का सिक्का भी बनता है, वो लोहे का है अभी आजकल। फिर इससे पहले वाला था, उसमें लोहे की मिनावट कम होती थी, वो चिपकता नहीं था उसके साथ, मैग्नेट के साथ। 1 रुपए का नोट भी बनता है। अब आप मुझे यह बताइए कि ये जो 1 रुपए का नोट छापा भारत सरकार ने, ये 1 रुपए की कीमत और जो 1 रुपए का सिक्का है इसकी कीमत और जो 1 रुपया है, इन तीनों की कीमत बराबर होनी चाहिए। क्यों जी? और इसका कोई ना कोई नियम तो होना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है जो आपके बीच आकर के हम लड़ रहे हैं। अगर आपको यह लगता है कि सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए तो आप यह लड़ाई लड़ोगे, और मुझे लगता है कि किसान कौम ही है जिसको सिद्धांत की लड़ाई लड़नी आती है, जो सिद्धांत की लड़ाई लड़ सकती है, या सिद्धांतों पे जिसने जो टिका रहा, जो नहीं टिका रहा, वो या तो किसान नहीं रहा या जिसका परिवार टूट गया, वो किसानी कर ही नहीं रहा, फिर वो व्यापारी कर रहा है, फिर वो बेच ही रहा है सब कुछ। अदरवाइज किसान सिद्धांत की लड़ाई लड़ता है, और किसान के घर में मैं पैदा हुआ हूं, मुझे मालूम है जब मेरी दादी किसी को घी देती थी और जब उसके बराबरी, जब उसकी डांडी वो ताखड़ी को तोलती थी, बिल्कुल 0 पे लाके तो मतलब डांटती थी, तब जाके तोलना शुरू करती थी। ऐसा ही होता था ना जी।
वो ये कहती थी 1 ग्राम भी इधर या उधर नहीं होना चाहिए, बाद में एक्स्ट्रा देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत सिद्धांत से होगी, 0 से होगी। 1 किलो मतलब 1 किलो, चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे पत्थर का हो, 1 किलो का वजन मतलब 1000 ग्राम। इसमें इधर या उधर, इफ या बट, कोई कंफ्यूजन, कोई भाईचारा भी नहीं चलेगा उसमें ना भाई, यहां तो बिल्कुल कोई सीन नहीं। क्यों जी ऐसे करते ना हम लोग, क्यों बाबू? ये सिद्धांत है। तो जब हमने कागज निकाले तो हमको कुछ पुरानी चीजें मिली, कुछ नई मिली, कुछ पुराने सिद्धांत मिले, कुछ नए सिद्धांत मिले। इन पुराने सिद्धांतों की अगर गहराई में जाएंगे तो हमको कुछ ये सिक्के मिले। ये है 1 रुपी इंडिया 1944, 1944 का। ये है 1 रुपी इंडिया 1877, ये 1877 का। जो ये 1877 का है इसमें 100% शुद्ध चांदी है। जो ये 1944 का है इसमें 50% शुद्ध चांदी है। फिर उसके बाद ये आता है 1 रुपया हमारा इसका लोहे का, ठीक है जी। और फिर आता है ये 1 रुपया कागज का। समझ गए बात आप? ये 4 रुपए मैंने डॉक्टर साहब को दिए। अब मैं इन 4 रुपयों को लेकर, ये हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं जो हम बता रहे हैं, हम हवा में नहीं बोल रहे हैं साहब। और आपको भी जी करे तो आप भी चले जाना बैंक में, आपको भी मालूम पड़ जाएगा आपकी कमाई और आपकी लुटाई का, सारी लुटाई कैसे होती है और कमाई को कैसे पानी में बदल रहे हैं। आपने बात नहीं करनी, सिर्फ देखना है, आसपास वाले डिस्टर्ब होते हैं। ये 4 रुपए मैंने आपको दिए, इनको दिए। अब इन 4 रुपयों की खासियत क्या है? इनको आप लेके जाओ बैंक में, बाद में देखना, इनको आप लेके जाओ बैंक में, तो बैंक इनको लेता है 4 रुपए में। पता है आपको यह बात? ये जो चांदी का रुपया है इसे आप बैंक में लेकर जाओगे तो उसे 1 रुपए में काउंट करता है, क्योंकि इस पर लिखा है ये 1 रुपया है, ठीक है। अब हम इसको लेके जाते हैं बाजार में, इसमें धारक की बात नहीं लिखी, यू रुपया है, ये रुपया ही है, ये भी रुपया ही है, ये भी रुपया, इसमें भी नहीं लिखी होती, क्योंकि ये भारत सरकार छापती है। 1 रुपया भारत सरकार छापती है और 1 रुपए से अलावा जितने नोट होते हैं वो रिजर्व बैंक छापता है। दोनों में फर्क है, ठीक है। तो भारत सरकार जो छापती है वो हमारा करेंसी, ये हमारा करेंसी नोट माना जाएगा, ये करेंसी नोट है और वो करेंसी है। और जो ये है ये बैंक नोट माने जाएंगे, ये करेंसी नोट नहीं है, ये बैंक नोट है। ये बैंक ने जारी किए हैं और बैंक रिजर्व बैंक के अंडर आते हैं। और रिजर्व बैंक मतलब वो अभी पता लगेगा रिजर्व बैंक मतलब प्राइवेट कंपनी, वो रॉथस्चाइल्ड की कंपनी है बेसिकली, है, भारत सरकार छापती है। वो उस जहां से भी छपती है भारत सरकार के ही अधिकार में है। जे बात अभी बता देते हैं, रुको, यहीं आएंगे सारा क्वेश्चन, सारे जवाब यहीं आएंगे, एक एक बात का जवाब आ जाएगा आपके पास। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਈ 에ਅਰ ਲਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਥੋਂ। आपको मालूम पड़े जितनी भी इमरजेंसियां लगती हैं, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ट्रैक तो ले जाती है, हाँ, ऑन द ट्रैक। ये भी ये तो डॉक्टर साहब वाला पॉइंट ठीक था, इसमें तो मेरे आपको बीच में बता दूंगा क्योंकि बाद में क्या आपका ध्यान ना रहे। रुको रुको रुको, इमरजेंसी जब भी लगेगी केवल आपका असली धन बाहर ले जाने के लिए ही लगेगी, ये याद रखना। जितने भी लॉकडाउन लगेंगे, जितने भी युद्ध होंगे, जितनी भी महामारी आएंगी, जितने भी अकाल पड़ेंगे,
ये केवल और केवल आपके सारे रास्ते बंद करके आपको घर में बिठाकर यही काम के लिए होंगे। जिस टाइम पर आप घरों में बैठे थे सेंट्रल विस्टा उतनी ही स्पीड से बन रहा था। जिस टाइम आप घरों में बैठे थे आपके एलिवेटेड हाईवे नहीं रुके बनने, समझ रहे हो ना। इन एलिवेटेड हाईवेज के ऊपर जो 5G के बड़े 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 ट्रॉले बड़े ट्रक गए ना, वो खाली रोड चाहिए थे उनको, वो लेकर जाने के लिए जो लाना ले जाना था, जो नशा इधर लेकर आना था देश के अंदर, और जितना सोना यहां से लेकर जाना था, उसके लिए रोड बंद चाहिए थे इनको। ठीक है ना। असली तो कहानियां कुछ और होती हैं, आपको दिखाई कुछ और देता है, इसलिए हम लड़ते रहेंगे बीमारी के ऊपर थी कि नहीं थी, असली कहानी पीछे कुछ और ही चल रही होती है। ठीक है ना। जैसे नशे का तस्कर होता है, वो नशे की तस्करी जब करता है तो पुलिस के साथ वो सेटिंग करता है, पुलिस के साथ सेटिंग करता है, फिर दो भाइयों से सेटिंग करता है, फिर वो इनको बोलता है कि ले तू ये पकड़, 50 ग्राम चरस इसको पकड़ा दी, और इसको बोल दिया तुझे उस नाके पर भागना है, वो नाका तोड़ना है जहां पुलिस चेकिंग कर रही है। तो ये दो जने नाका तोड़ के भागेंगे, पुलिस सारी की सारी नाके वाली इनके पीछे भागेगी, फिर इनकी गाड़ी चेक होगी, इनके पास 50 ग्राम चरस मिलेगी, फिर पीछे से 500 किलो चरस ट्रक में रद के आराम से नाका क्रॉस करके जाएगी, क्योंकि सारी पुलिस तो इनके पीछे है। फिर वो 50 ग्राम की ड्रग्स का इनके साथ खुंदक होगी तो अगले दिन अखबार में छप जाएगी, नहीं खुंदक होगी तो थानेदार को उसकी दिहाड़ी मिल जाएगी, ये अपना चलो घर भागो। ठीक है जी, समझ गई। ऐसे होती है तस्करियां। ये जो दिख रहा होता है, जो अखबार में छप रहा होता है, वो केवल आपको बकाने के लिए होता है, असली कहानी उसके पीछे कुछ और ही होती है, ये ध्यान रखना। तो अब आपको, जब आप बैंक में गए, हम गए मतलब हम लोग, हमारी टीम के साथी जो गए, जो ये 4 रुपए बैंक में लेकर गए, तो बैंक ने लिया 4 रुपयों में। इन्हीं 4 रुपयों को बाजार में जाते हैं लेकर के, तो इनकी कीमत होती है इनके हिसाब से। जो नोट है और लोहे वाला है उसको कहते हैं एक एक टॉफी मिल सकती है। जो 50% चांदी वाला है, जो चांदी का रेट है उतने वजन का चीजें मिल जाएंगी, और जो 100% चांदी है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी। वो 1 तोला चांदी है, वो आधा तोला चांदी है, उसके हिसाब से आपको सामान मिल जाएगा। इसका मतलब 1 रुपए की वैल्यू चांदी वाली कीमत माने या 1 रुपया माने, आप बताइए। क्योंकि सरकार ने, जब हमने यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पीठ थी उसके सामने रख के हमने ये पूछ लिया जी बता दो इन चारों में से असली रुपया कौन सा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जवाब नहीं था, और वो ये बोलते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है, बट योर SLP इज डिसमिस्ड। और एकांत में जाकर वो कहते हैं कि हमको रुपए पर कोई भी मुकदमा लेना अलाउड नहीं है जी। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि ठीक है जज साहब, हम जनता की अदालत में जाएंगे, अब जनता डिसाइड करेगी असली रुपया कौन सा है, तुम्हारा ये कागज वाला या ये सोने वाला। और तुम्हारे सामने हम और कागज लेकर आते हैं तो आपको पता चलता है ये चारों में से असली रुपया कोई सा नहीं। असली रुपया चांदी का, लोहे का या कागज का नहीं होता। ये चांदी है, ये रुपए में चलती थी, लेकिन ये रुपया नहीं है। आज भी इसकी कीमत हमारे कागज वाले से ज्यादा है। ठीक है ना, 1 तोला चांदी का जो भी रेट है 800 रुपए 700 रुपए जो भी आप मान के चलो, आज भी इसकी कीमत उस कागज वाले से ज्यादा है, लेकिन यह भी असली रुपया नहीं है। असली रुपया होता है स्टैंडर्ड। जैसे मैंने आपको क्या बोला, लोहे वाला 1 किलो का बट्टा ज्यादा तोलेगा या सोने वाला तोलेगा जी साहब? क्योंकि वो धातु कौन सी है इससे फर्क नहीं पड़ता कि 1 किलो का बट्टा कौन सी धातु का है, लोहे का है कि चांदी का है। असली है कितने ग्राम वजन है, समझ गए जी। और 1 रुपया भी
यह नहीं होता कि वो कौन सी धातु का बना है, उसमें कितना धन है। समझे? 1 रुपए में कितना धन है, कितना अनाज है, कितना गेहूं है, कितनी कपास है, कितना सोना है। असलियत में जितना धन होगा वो रुपया है। और सरकार ने ऑफिशियली रुपए को जो धन जो बराबर रखा है वो 777 मिलीग्राम सोना रखा हुआ है। 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना, ये धन है 1 रुपए की कीमत। समझे कि नहीं समझे जी? हां जी, आपको बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? रुपया धातु नहीं होती, रुपया स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है। मानक के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। सबसे पहले 15वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखा, 1 रुपए को 1 तोला चांदी और 10 रुपए का 1 तोला सोना। हां जी, सुनिए अब आप गौर से सुनिए, ये चांदी क्यों है और वो सोना क्यों है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन आने वाली है अभी थोड़ी देर में। वो कंफ्यूजन से निकलना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना जी? ये जो चांदी का सिक्का है जो 1877 वाला है, इसको अंग्रेजों ने एज इट इज, क्योंकि ये विक्टोरिया का सिक्का है, ये तब था जब अंग्रेजों ने ही रुपए का मानक बना लिया। और जो शेरशाह सूरी ने लिखा था उसने अंग्रेजों ने एज इट इज उठा करके उसी को कानून बना दिया, क्योंकि उस टाइम तक हमारे देश के लोग रुपए को समझते थे, स्टैंडर्ड को मानते थे और रुपए के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी इस बात के ऊपर लड़ते थे। तो रुपए पर अंग्रेजों की भी औकात नहीं थी कि कोई छेड़खानी कर पाए, क्योंकि रुपया स्टैंडर्ड था, मानक था। मानक के साथ अपने देश ने कभी सिद्धांत में हमने कभी भी समझौता नहीं किया था। और उनको यह मालूम था कि इस देश को बर्बाद करना है तो सिद्धांत तोड़ दो, बाप और बेटे का सिद्धांत तोड़ दो, मां और बाप का सिद्धांत तोड़ दो, पति और पत्नी का सिद्धांत तोड़ दो, बहन भाई का सिद्धांत तोड़ दो, जमीन और खेत का सिद्धांत तोड़ दो, आपका सूरज चांद का सिद्धांत तोड़ दो, उठने बैठने का सिद्धांत तोड़ दो, शरीर का सिद्धांत तोड़ दो, खान पान का सिद्धांत तोड़ दो, सब टूट जाएगा। क्योंकि सारी दुनिया में सब देशों की बर्बादी का एक ही कारण है, सिद्धांत का टूटना। और यह देश अगर आज तक टिका हुआ है, अगर यह आज तक काबू नहीं आए, तो उसका कारण था सिद्धांत, सिद्धांत और सिद्धांत। इसलिए सिद्धांत को तोड़ना शुरू किया उन लोगों ने। लेकिन शुरुआत में पहले आपको यकीन दिलाना जरूरी है कि आप जो कह रहे हो वही सही है। इसलिए उन्होंने पहले 1 रुपया रखा चांदी का, 1 तोला चांदी। 1 तोला चांदी 10 ग्राम नहीं होता है, 1 तोला होता है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। इतनी चांदी 1 रुपए में, और 10 रुपए में 1 तोला सोना। ठीक है जी? 1 रुपए में 1 तोला चांदी और 10 रुपए में 1 तोला सोना। क्योंकि उस टाइम पर सोने और चांदी की कीमत में फर्क ही 1 और 10 का था। यह आपको समझना होगा, क्योंकि कीमत ही इतनी थी। तो इसीलिए 10 रुपए, चाहे तो आप 10 चांदी के सिक्के ले लो। नहीं है जी, ज्यादा है जी आज। हाँ, आज बहुत ज्यादा है। सोने और चांदी की कीमत में कितने का फर्क था? 10 गुना का। आपको सिर्फ ये 10 गुना का फर्क याद रखना था। अब आपको अगर 10 रुपए हैं आपके पास, तो कितना सोना है? 1 तोला। अब मैं चांदी को यहां से निकाल रहा हूं, ध्यान रखना है, क्योंकि सिद्धांत चांदी नहीं है, सिद्धांत सोना है। धन की असली जो डेफिनेशन है वो सोना है, बस। और जितना धन होगा उतनी ही रुपए की कीमत होगी। 1882 में पहली लूट शुरू हुई, पहली लूट, जो जनता को पता नहीं चली और जनता ने सिद्धांत के साथ गड़बड़ी को
देखा अपनी आंखों के सामने होते, और वो कैसे बर्बाद होती है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई, आपको इमीडिएटली अपनी जमीन जाती हुई दिखाई दे जाएगी। अगर आपने मेरी यह बात सुन ली ना, समझ ली, तो आपको अपने लोन और जमीन का मतलब पता चल जाएगा। वो क्या, देखो, अब ये वाली लाइन है, मेरे पास 150 रुपया रखा हुआ है। कितना रुपया? 150 रुपया। मैं 150 रुपया लेके बैठा हूं और मैं अपनी घरवाली को बोल रहा हूं दिन में कि भगवान कल मैं इस रुपए का ना सोना ले आता हूं। तो कितना सोना आएगा? कितना तोला आएगा जी? सिद्धांत है 150 रुपए में 15 तोले सोना, क्योंकि वो रुपया धन नहीं है। धन क्या है? सोना। रुपया तो सिर्फ एक लेन देन का साधन है। रुपया असली धन लेके घर में रख ले। धन क्यों रखता है आदमी अपने घर में? मालूम है क्यों रखता है? आदमी धन क्यों रखता है, सोना क्यों रखता है? कैलामिटी से कैसे बचेगा? जरूरत हो तो इसको एनकैश करा लिया जाए। इसको मैं अगर ऐसे मानूं, अगर आपने श्रीलंका के हालात देखे हों, श्रीलंका में अभी भूखमरी आई। भूखमरी में यह हालत हो गई कि एक दूध का पैकेट 1100 रुपए 600 रुपए का मिलने लगा। 1200 रुपए लीटर के हिसाब से दूध आने लगा, और ब्रेड भी 500 600 रुपए का पैकेट आने लगा। 1000 का भी दिया। और जिनके पास पैसे नहीं थे उन औरतों ने अपने कान की बाली दे दी कि मेरे बच्चे को एक टाइम का खाना मिल जाए। मतलब वो एक टाइम के खाने में ही, और मतलब यहां तक कि अपनी इज्जत भी दी औरतों ने कि मेरे शरीर के साथ तुम कुछ भी कर लो, मेरे बच्चे को खाना दे दो। ये हालत हो गई श्रीलंका में। अब वो बाली चली गई, लेकिन वो सिर्फ एक ब्रेड के पैकेट में चली गई बाली। ऐसा कैसे? महंगाई ज्यादा। अच्छा चलो, मैं महंगाई वाले मैंने जान के पूछा था ताकि ऐसा शब्द निकल के आए कुछ जो मैं आगे बताऊं। महंगाई, एनीबडी हु कैन टेल महंगाई किसको कहते हैं? डिमांड एंड सप्लाई में महंगाई वर्ड को पकड़ना है, महंगा वो नहीं देखना। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं चाहिए। आप के यहाँ डैम है, कभी गए होगे, नदी भी होगी अपने आसपास। नदी में जब पुल होता है उसके वहां पर एक वो लगा होता है, एक निशान लगे होते हैं, इतने फीट 1 फीट पे आगे ना लाल निशान भी होता है। वो लाल निशान होता है कि ये खतरे की निशान है, इससे ऊपर खतरा माना जाए। तो महंगाई का निशान बताओ, इससे ऊपर महंगाई मानी जाएगी। जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है, वो चीज महंगी हो जाएगी। ये मैंने बोला अभी उसी टाइम पर लिमिट, क्योंकि एक कुछ ना कुछ तो फिक्स होना चाहिए ना कि महंगाई की लिमिट होगी ना, कि इससे ऊपर महंगाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा। आपका 1 किले के बदले रोटी मिलेगी एक दिन। दो लाख रुपए में पानी की बोतल, ठीक है ना। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर ऐसे चुटकी बजेगी और कभी भी आपकी किसी भी चीज की कीमत कितनी हो जाएगी, देयर शुड बी सम लिमिट ना। इंसान है हम लोग, इंसानों को जिंदा रहने के लिए, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी चीज है उसकी लिमिट होनी चाहिए कि तुम उसके बदले में क्या क्या ले सकते हो हमसे, नहीं ना। अदरवाइज हमारे बच्चों के लिए क्या भविष्य है हम नहीं समझ पाएंगे। हमारा पर्पज एक मां बाप होने के नाते यह है कि हम अपने बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रख पाएं। उस भविष्य के लिए तो सारी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो नियम कायदा यह कहता है कि हमारे पास महंगाई की कोई लिमिट नहीं है फिलहाल के टाइम पर। इस टाइम पर कोई लिमिट या कोई अपर लिमिट नहीं कि यहां पर महंगाई हम मानी जाएगी। चलिए अब हम इसको यहां मानते हैं कि ये जो 150 रुपए मेरे पास रखे हुए हैं, मेरे पास कितना धन रखा है? 15 तोले सोना। उसी दिन जब मैं अपनी घरवाली से बात कर रहा हूं कि भगवान कल हम इसको सोने में बदल लेंगे, धन में बदल देंगे इन रुपयों को, उसी दिन सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि सरकार ने निर्णय लिया है
कल से एक मोहर 10 रुपए की नहीं होगी बल्कि 15 रुपए की होगी। ठीक है जी, एक मोहर 15 की, रुपया वही है, रुपए को कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी, रुपया नहीं छेड़ा, रुपया चांदी का ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मोहर 15 रुपए की होगी। तो अभी सुबह उठ के जब मैं जाऊंगा बाजार में या बैंक में, तो मैं उस 150 रुपए में कितना धन खरीद के ला सकता हूं जी? एक ऑर्डर और पूरे देश का 1/3 सोना गायब। नहीं समझे? जितने रुपए देश की जनता के पास पड़े थे उसमें जितना सोना उनको आपको देना था, एक ऑर्डर आया और उसका 1/3 सोना देना ही नहीं, अब ऑफिशियली कानूनी गायब। नहीं है? वादा कुछ और किया था और टक से कर दिया। अब ये 1/3 गया। अब सोचो, अगर किसी दिन इसी तरह से एक कानून सरकार बना दे कि अब रुपए के पीछे कोई धन नहीं होगा, बस ये कागज का टुकड़ा ही रुपया है, तो जितना हमारे पुरखों ने सोना कमाया था सब एक झटके में गायब। सोने की परचेजिंग पावर है, इस कागज के टुकड़े की कोई परचेजिंग पावर नहीं है साहब। इसकी परचेजिंग पावर केवल तब तक है जब तक इसके पीछे धन है। अगर इसके पीछे धन नहीं है तो इसकी कोई परचेजिंग पावर नहीं है। और जो आपने बोला था, जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्यों लेके रखते हैं हम सोना अपने घर में, हम 1 साल का अनाज रखता है किसान अपने घर में, अपने डंगर रखता है अपने घर के अंदर, अपनी गाय रखता है, अपनी भैंस रखता है, वो अपनी बकरी भी रखता है, वो अपना ऊंट भी रखता है, वो अपना तेल भी अपने आप उगा लेता है और वो अपने आप सारा काम कर लेता है। और वो सोना भी इसलिए रखता है क्योंकि सोना और जमीन ही असली धन है, पशुधन ही असली धन है, अनाज ही असली धन है। वो धन है जो असलियत में किसान अपने पास रखता था। किसान को बर्बाद करना है तो उसको निर्धन कर दो, निर्धन, बिना धन का, उसके हाथ में सिर्फ कागज का टुकड़ा पकड़ा दो। तो जब वो ये कागज का टुकड़ा अपने आप लेकर आ गया तो अब वो क्या कहता है साहब कि सरकार केवल उतने ही नोट छाप सकती है जितना धन सरकार के पास रखा है, जितने रुपए का सोना रखा है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज के टाइम पर भारत में 800 टन सोना रिजर्व बैंक के पास है, जो वो कहता है कि हमारी अमानत है। कितना टन सोना? 800 टन। और 800 टन सोने की अगर आप कीमत लगाएं, ये लगभग 800 टन है, ये 800 टन सोने की यदि आप कीमत लगाएं तो ये बनती है 4.8 लाख करोड़। कितनी बनती है? 4.8 लाख करोड़। अब आपको यही रखना है, चांदी में काउंट करके ये बनती है 4 लाख करोड़। चांदी का कोई रोल नहीं। धन मतलब सोना, रुपया मतलब सोना। 1 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना। और ये ਜਿਹੜੀ 8 ਟਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਲੰਤ ਰੇਟ 50,000 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ? देखिए, मैंने रुपया बोला है, मैंने करेंसी नोट नहीं बोला है, रुपया। 800 टन की जो कीमत है 777 मिलीग्राम के हिसाब से हमारे 4.8 लाख करोड़ रुपया बनता है। इसका मतलब भारत की सरकार केवल 4.8 लाख करोड़ के नोट ही छाप सकती है। इससे ऊपर नोट अगर सरकार ने छापा है तो वो कागज का टुकड़ा है, यानी वो रुपया नकली है। नकली रुपए के बदले में आपसे आपकी जमीनें लेकर गए। अभी रात को बैठे हुए हैं पिछली सरकार, क्योंकि जो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं ये तब की बात है, 2003, 2004, 2008 से पहले। वो क्या करते हैं, बैठे हुए सरकार में बैठे लोग, प्रधानमंत्री बैठा है अपने दोस्तों के साथ, बैठा है कि बैठी है जो भी है, ठीक है। अब वो दोस्तों के साथ बैठे बैठे प्लान कर रहे हैं, ये अंबानी का पिताजी उस टाइम पे ऐसा होगा, या कोई और नेता होगा, कोई टाटा होगा, कोई बिरला होगा, कुछ भी होगा।
वो कहता है कि जी ऐसा करो, अब इसको आप ऐसे मान के चलो कि आपके गांव में सुनार होता था, लगभग हमारे गांव में एक दो गांव का एक सुनार तो होता ही था। सुनार से हम सारा सोने का जितना कारोबार वहीं से करते थे, और जो सुनार था ना वो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के भी बनाया करता था, और उसके बदले में हम लोग मान लो पर्ची लेके चले जाते हैं और वो पर्चियां उसके बदले में सोना लेन देन कर दे, यही रिजर्व बैंक की तरह, जैसे रिजर्व बैंक उतना ही सोना दे देगा। अब हमने मानना शुरू कर दिया कि ये पर्चियों के बदले में सोना हमारा रिजर्व बैंक के पास रखा है। अचानक से वो जो बिजनेसमैन है वो बैठ के अगर सरकार के आदमी के साथ या बैंक के आदमी के साथ बैठ के प्लान कर ले कि यार एक काम करता हूं, मैं तेरे को कुछ सोना दे देता हूं और तो उसके बदले के नोट मुझे छाप दे, क्योंकि देखो नोट का मतलब तो धन है, तो धन रिजर्व बैंक में रखा होगा, तो जो मर्जी आप इतना सोना दो उतने नोट छपवाने में क्या दिक्कत है जी, इतना अनाज दो उसके बदले में छपवाने में क्या दिक्कत है, आप छपवा लो। तो वो रिजर्व बैंक वाले कहते हैं कि भाई तुमको सोना देने की क्या जरूरत है, वैसे बोल तेरे को कितने नोट चाहिए, कि मेरे को तो इतने नोट चाहिए, कि अच्छा तेरे को चाहिए तो ठीक है। फिर अब मन मर्जी के नोट छाप दिए, नोट छाप करके बड़े बिजनेसमैन को पकड़ा दिए गए। वो बिजनेसमैन आया गांव में और बोला आप सबको, बोल जमीन का क्या रेट है। आपने बोला हम नहीं बेचते, जमीन तो हमारी माँ है। यही डायलॉग होता था पहले किसान का, जमीन को वो माँ के बराबर रखता था। फिर उसने किसी पड़ोस के किसान को सेट करा, किसी बिजनेसमैन को सेट करा जिसके अंदर थोड़े से बिजनेसमैन दिखाई देते गुण। उसको बोला बोल तू कर तैयार यार उसको, हैं मुख्तियार सिंह दे नहीं रहा जमीन, चक्कर क्या है। तो बोला कि यार मुख्तियार सिंह मानेगा नहीं, लेकिन मुख्तियार सिंह को मनाना जरूर है क्योंकि उसकी ज़मीन पे मेरे को वहाँ फैक्ट्री लगानी है, वो वाली जगह बढ़िया है सड़क के बिल्कुल किनारे, रेट 2 लाख का है। तू एक काम कर, तू 5 लाख का रेट ले, मेरे को इसके 50 किले चाहिए और पैसा एडवांस ले, कल सुबह ले जियो। अब इसको 5 लाख के हिसाब से देखा इसने और बोला तू जितने मर्जी की ले लियो मुख्तार से, तेरी मर्जी। अब ये जाके उनको तैयार करेगा, 3 लाख का ले ले और 3.5 में भी करवा दूंगा सेटिंग, 3.25 में भी करा दूंगा। 4 लाख का किला तो देख, 4 लाख का ले, पड़ोस में ही ले लियो, 50 किले के 100 किले आ जाएंगे, आधे रेट डबल रेट में मिलता हो तो है जी, क्योंकि वहां आसपास रेट जमीन का 2 लाख है मान लो, और वो आपको 4 लाख के सबसे पैसे दे रहा है, तो आप तो उस पैसे को धन मान रहे हो ना, ठीक है। अब पैसे के बदले में, मतलब उस कागज के टुकड़े के बदले में उसने आपका धन ले लिया और उसके ऊपर फैक्ट्री बना दी। समझ गए जी। ऐसा करके अटैचियों में भर के रुपए आते थे उन दिनों में। कहां से आए अचानक से? ये वैसे ही आए जैसे 2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी के बाद जब 2000 का नोट आया तो जितने भी बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस थे ना, सब जगह नोट बदले जाते थे, अगर आपको ना पता हो तो। एक लॉट गया बैंकों में, एक लॉट गया बीजेपी के दफ्तरों में। इस देश में 2016 में रिजर्व बैंक के कागज उठा के देखो भाई जी 2016 में रिजर्व बैंक के पेपर उठाओ, रिजर्व बैंक की स्टेटमेंट उठाओ, उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है इस देश में। होनी चाहिए थी कितनी? 4.8 लाख करोड़ की, और है 16 लाख। ना भाई मेरे से गलती हो गई, 4 लाख की नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ी ज़्यादा की होनी चाहिए थी, क्योंकि 14 में जब मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री बना था मोदी, तो उसने 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था बनने के बाद, अपनी ताजपोशी की रिश्वत के तौर पे। ये यही था, और उसमें लिखा हुआ था बकायदा। सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी थी। जब संसद में सवाल पूछा कि तुमने इंग्लैंड क्यों भेजा, तो उन्होंने कहा ये हमारा फैसला नहीं था, ये रिजर्व बैंक का फैसला था और सुरक्षा कारणों से इंग्लैंड भेजा था। ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये सरकार की, इट्स नॉट माइन। मर गए नहीं है भैया, वो यहां सुरक्षित नहीं मानता ना रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक यहां का होता तो यहां सुरक्षित मानेगा ना भैया। मैं कि पुराने घर में अपनी गाड़ी खड़ी सुरक्षित नहीं मान रहा, अपनी को ले आऊंगा, समझ गए।
तो रिजर्व बैंक अपना सोना जो है वो यहां रखा है तो उसको नहीं मानता सुरक्षित, क्योंकि रिजर्व बैंक भारत का है ही नहीं। 1934 में रिजर्व बैंक का एक्ट बना तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लिस्ट है हमारे पास, और आरबीआई के सिग्नेचर करी हुई सर्टिफाइड कॉपीज हैं। जहां भारत सरकार मालिक नहीं है वहां आप मालिक नहीं हो, मालिक वही है रॉथस्चाइल्ड और उसकी कंपनियां मिलके टोटल। और नोट कौन छापता है, आप इसका आरबीआई, ये मेरे पास पड़ा था कल, वो कागज पड़ा था वहां जिसका था आप देना, उसमें लिखा हुआ है कि नोट छापने का निर्णय आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड लेता है। जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कोई भी कानून बनाता है, वैसे ही उस बिजनेस वो जो केंद्रीय बोर्ड है उसकी सलाह पर केंद्रीय जो भारतीय रिजर्व बैंक पैसे छापने का वो देता है। और केंद्रीय बोर्ड में कौन है मालूम है? नारायण मूर्ति, रतन टाटा एंड सो ऑन। ऑफिशियली इस देश के अंदर नोट कितने छपेंगे ये कानून तय नहीं कर रहा, ये देश का कानून तय नहीं कर रहा, ये सिद्धांत भी तय नहीं कर रहा, ये अपने आप बैठे लोग तय कर रहे हैं। उनको आपकी जितनी जमीन चाहिए उतने नोट छाप लेंगे। अभी आपका 40 लाख का किला मिल रहा है, 1 करोड़ का कर देंगे वो, आप 1 करोड़ के कागज हमें बेच दोगे। इनको कितने कागज चाहिए बताओ तो, आप मुंह खोलो कितने का चाहिए आपको, रेट बोलो, आप रातों रात बढ़ा दें उतना ही। रात अगले दिन उठोगे, आप 1 करोड़ का बेचना चाहते हो, 1.5 करोड़ का बेचना चाहते हो, इट्स अप टू यू, आप कीमत बोलिए, क्योंकि उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। आपने अचानक से देखा नहीं, अचानक से आपको क्या लगता है कि ये जो लॉकडाउन लगा था इसमें आपका बिजनेस ठप हुआ है? लॉकडाउन में बिजनेस ठप नहीं हुआ साहब आपका। लॉकडाउन के बाद तो हम कोई बात नहीं, इतना तो हम बचा के रखते होते थे, उससे कुछ नहीं हुआ। असलियत में जो 16 लाख करोड़ के नोट थे वो अचानक 34 लाख करोड़ हो गए। जाली करेंसी इतनी सर्कुलेट हो गई भारत के अंदर कि हमारी जो परचेजिंग पावर थी अचानक आधी हो गई, अचानक आधी। तो जिसका कर्जा इस लॉकडाउन से पहले अगर कोई 20 लाख रुपए देने थे बैंकों के, वो तब से लेके आज तक किस्तें भर भी रहा हो तो भी आज 20 लाख ही देना है उसको। नहीं बता दो कोई ऐसा है जिसका कम हुआ हो आज तक, 4 साल में 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। आपके रुपए की परचेजिंग वैल्यू ठा गई नीचे। वो परचेजिंग वैल्यू ऐसे खत्म होती है क्योंकि वो नकली नोट हैं। और हमने ये 8 महीने से हमने बैंकों के नाक में दम कर रखा है। हम उनसे सवाल पूछते हैं कि तुमने हमको नकली नोट दिए कि असली नोट दिए, पहले बता तो दो। और आप कमाल की बात पता क्या है, 8 महीने में बैंक हमको यह लिखकर नहीं दे पाया कि हमने तुमको असली नोट दिए। देखो कमाल की बात। जबानी जब हमारे को बैंक मैनेजर बुलाते हैं, जब जोनल मैनेजर बुलाते हैं, जब जनरल मैनेजर बुलाता है बैंक का, तो वो हमको कहता है कि डॉक्टर साहब आप क्यों ये कर रहे हो? मैंने कहा मुझे बताओ तो सही, तुम ये फ्रॉड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो हमारे साथ? तो वो बोलता है, मैं कहा तुमने सिर्फ हमारे खाते में डिजिट ट्रांसफर करे और तुमने बोला तुमने हमको धन दे दिया। तुम तो कितने मर्जी डिजिट ट्रांसफर कर लोगे, कितना रेट है तुम्हारा? वो हमको पूछते हैं कि ना ये पैसे जो आप मार रहे हो ना लोगों के, ये पैसे हमारे ही किसी के हैं। मैंने कहा अच्छा, हमको बेवकूफ समझा है? हमको मालूम नहीं है बैंक में लोन देने का तुम्हारा बिजनेस वो क्या है, प्रोसीजर क्या है? अगर बैंक के पास 100 रुपए होते हैं तो वो 1000 रुपए, अगर बैंक के पास 100 करोड़ हैं तो 1000 करोड़ का लोन देता है बैंक। है ही नहीं वो रुपए जब बाजार मार्केट के अंदर। मैं जो आपको जो शुरू में मैंने आपसे एक बात पूछी थी, मैंने आप सबको 100 करोड़ दिया और मैंने लेना 110 करोड़ है। वो 10 करोड़ कहां से लाओगे? वो आएंगे नहीं साहब। तो आप क्या करोगे? आप जब अभी क्या करते हो, लिमिट जब देनी होती है, लिमिट के पैसे हैं नहीं तो क्या करोगे? रिश्तेदार को फोन करोगे, यार भेजी यार 3-4 लाख रुपए में बैंक जमा कराना, महीने बच्चे दिन दे दूंगा, ब्याज भर देंगे। ठीक है, उधर ब्याज भरा, फिर इधरों मालक दे पैसे उल्टे देने,
ऐसे ही करते हो ना जी, निकलवा के वापस निकलवा के दे, आपके पास पैसा है नहीं, आपको लेना पड़ता है। तो फिर मान लो अचानक से आपको हार्ट अटैक आ गया, जो कि आएगा अब 24-25, सरकार ही बोल रही है 6 गुना मौत होने वाली है। देखो मैं तो नहीं कह रहा ना जी, सरकार ने अखबार में छापा कि 6 गुना मौत होने वाली है पहले वाली बीमारी से। अचानक बाप को हार्ट अटैक आ गया, बेटे ने समाज में कहीं जगह बनाई नहीं, उसको कोई पैसे दे नहीं रहा, अब क्या करोगा? जमीन जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों जी? क्योंकि ये व्यवहार अभी तक तो हमारा लेन देन का हमारा ही चल रहा है, कैश वाला। अगली पीढ़ी तो मोबाइल से ही करती है ट्रांजैक्शन। मानते होगे जी? मैं आपको बता देता हूं कि जो 100 करोड़ के 110 करोड़ आपने देने थे ना, मैं तो सिर्फ 10 ही करोड़ की बात बता रहा हूं फिलहाल। आपके पास पैसा नहीं होगा तो इनसे ले लोगे, फिर जब आपकी जमा कराने की बारी आएगी आप इनसे ले लोगे, फिर इनकी बारी आएगी तो जमा करा के ले लेंगे। ऐसे करते करते हम आखिरी वाला जो बंदा होगा ना, जिसके पास बचा ही नहीं, क्योंकि 100 करोड़ पूरे हो गए, बैंक के जमा हो गए, अब भाई जितना था मार्केट में पैसा सारा जमा हो गया, अब वो जो आखिर में जिनकी पड़ी है जमीन वो 10 करोड़, क्योंकि वो कागज, भाई साहब बैंक ऐसे थोड़ी पैसे देगा 100 करोड़, वो सिग्नेचर करा रखे हैं सारे, जमीन पे, मकान पे, दुकान पे, ट्रैक्टर पे, डंगर पे, आपके कागजों पे, आधार कार्ड पे, किसी ना किसी चीज पे साइन करा रखे हैं आपके। तो जो आखिरी वाले 10 करोड़ हैं वो या तो आप लठ उठा लो कि तू गांव में घुस के दिखा, या फिर वो बोलेंगे तू खाली कर, मकान के ताला लगा। तो ही रस्ते हैं जी, या तो ये 10 करोड़ बैंक के मरेंगे, अगर ये अडानी होगा तो बैंक के मरेंगे, है? क्योंकि अडानी को ये पूरी प्रोसेस पता है। अगर सरकार उसके माफ नहीं करेगी 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, तो अडानी कल ही मीडिया में आके सारी दुनिया को बता देगा कि ये ऐसे छाप रहे हैं। इसलिए इनके माफ करना मजबूरी होते हैं, याराना नहीं है किसी का किसी के साथ राजनीति में। जब ये कल के हम लोगों को मालूम है, 4 लोगों को जिनके पास पूरा तंत्र बैठा है, जो आरबीआई को खरीद सकते हैं, जो उधर बैठ के रोज की सारी मीडिया को खरीद, उनको नहीं मालूम है क्या ये पूरी कहानी? जो उस लेवल पे चला जाता है उसको रुपए छापने की, रुपए बनाने की, बिजनेस करने की पूरी कहानी का पता होता है। जब हमको मालूम है, जब आपको पता लग गया अब, तो उनसे वो वीडियो छुपी होगी क्या जो वीडियो ने 50 करोड़ लोगों ने देखी है पूरे देश में? सारा देश लगभग दिमाग में तो जा ही चुका है कि यार हो क्या रहा है, हो चाहे बात पूरी समझ में आए किसी के ना आए, लेकिन उनको बात समझ में आई हुई है। इसलिए अगर ये अडानी साहब होंगे तो माफ होंगे, राइट ऑफ होंगे, बल्कि माफ भी नहीं होंगे। लेकिन एक किसान होगा तो बोलेगा माई बाप माफ कर दे अब की बार, है? और जब किसान भी कहेंगे कि पहले ये तो बता दो पैसे दिए कब थे। ठीक, अब मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूं। ये तो एक तरीका है लूट का, ये तो एक तरीका। अब दूसरा, आप किसी को पैसे दोगे तो पैसे देते टाइम आप उसका हिसाब किताब तो रखोगे, क्यों जी? हिसाब किताब तो रखोगे ना? हिसाब किताब रखते हुए, हिसाब किताब रखने के 2 तरीके होते हैं। या तो इतना लिख देते हैं कि इतने रुपए फलाने को दिए, उसने इतने पैसे देने हैं, इस रेट पे दिए, बात खत्म, डायरी में लिख दिया। एक दूसरा तरीका होता है जब हम अपनी बैलेंस शीट में लिखते हैं, क्योंकि बैंक पूरा सिस्टम से लिखता है और पूरी बैलेंस शीट में लिखता है। वो बैलेंस शीट में ऐसे लिखता है कि बैंक के पास 100 रुपए हैं, देवेंद्र के पास 0 रुपया है, बैंक ने 100 में से 40 रुपया देवेंद्र को देना है, तो वो नीचे लिखेगा 40 और इधर मेरे को 40, तो मेरे पास 0 हो गया और बैंक के पास कितना रह गया? कितना रह गया जी? देखो, बैंक के पास 100 रुपया था, मेरे पास कुछ नहीं था, बैंक ने 40 रुपया मुझे देना है, तो वो 100 के नीचे 40 लिखेगा, इधर मेरे 0 के नीचे 40 लिखेगा, तो मेरे पास हो गए 40 जब उसने मुझे दे दिया। तो उधर बैंक के पास कितना रहना चाहिए? बैंक लिखता है 140। जी, यही तो खेल है भाई साहब। बैलेंस शीट है हमारे पास बैंक की, वो जितना पैसा आपको देता है उतने की प्रॉपर्टी का तो मालिक मान के बैठा है कि ये तो आ गई उतना धन तो अपना हो गया। हाँ, अपने वाले पता ही
ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵੜ ਕੇ ਵੇਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੜਨਗੇ ਉਦੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ 1945 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ 18 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਦੋਂ 15 ਤੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ 1945 ਚ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 26 ਤੋਂ 27 ਰੁਪਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੀ। ਤਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ 3000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਤੇ ਬੁੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਫਲॉप हो गई सी। समझ आ गए? ऐसे ही जैसे 1000 रुपए और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, अगर मोदी जी कल को ये डिसाइड कर लें कि पूरे देश में डिजिटल करेंसी लानी है और डिजिटल करेंसी ला करके हमको CBDC लाना है, और इसीलिए कल से जितने भी बैंक के नोट हैं सब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? ज़मीनें आपकी जा चुकी हैं और मोबाइल की डिजिट अब उनके हाथ में है। जमीन आपकी सबकी जा चुकी है साहब, गांव वाली भी और पर्सनल भी, मकान की भी, ट्रैक्टर भी, कार भी, मोटरसाइकिल भी, और जो क्रेडिट कार्ड पे खर्चे करते हैं उनके कच्चे भी लोन पे हैं। नहीं, सब कुछ, और किसी भी दिन ऐसा होगा, ये पहले हो चुका है, एक बार नहीं हर बार ऐसे ही हुआ है। जब भी इन्होंने मारकाट करनी होती है तब ऐसे ही होता है। अगर आप उठोगे तो अपनी 500-700 साल की इतनी मेहनत को ये इतनी आसानी से बर्बाद होने नहीं देंगे। फिर आपको चाहे आतंकवादी साबित करना हो, हमको उग्रवादी साबित करना हो, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया और भगत सिंह आज भी आतंकवादी है कागजों में, वैसे ही हम सबको आतंकवादी बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर अगली पीढ़ियों को बचाना है तो। आपके पास ऑप्शन नहीं, मेरे पास तो है नहीं, आपके समझ में आया तो आपके पास भी नहीं है, क्योंकि ये होने वाला है। 29.2 लाख करोड़ फर्जी है इस देश में। हम जब बैंकों को बोलते हैं कि तुम ये फर्जी पैसा हमको क्यों दिया, तुम हमको अपनी बैलेंस शीट दिखा दो, तुमने कहां से दिया, तुमने डिवैल्यूएट कैसे किया, जब 1934 के आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है धारा 26 के अंदर कि आप अगर ये नोट लेकर जाओगे तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, और हमने बैंकों को 200-300 लोगों के आवेदन लगवा लिए 2-2 हजार के नोट देकर कि 2000 रुपए में हमारा 1.5 किलो सोना बनता है, दो हमारा। और ये पता लग गया आरबीआई को कि इन लोगों को पता लग चुका है कि तुम्हारे 2000 में 1.5 किलो सोना रखा है, तो ये रुपया गायब होने वाला है। ये 2000 के नोट, हमने 2000 के नोट लगाने शुरू किए, 2000 के नोट गायब कर दिए, अब हमने 500 चालू कर दिए लगाने, अब ये 500 गायब होंगे, आपका पैसा सब जीरो करवा के मानेंगे हम भी, क्योंकि आप मान नहीं रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो। हम अब 500 चालू किए हैं, अब धीरे धीरे मार्केट से 500 का गायब होना शुरू होगा। और बैंकों के पास आपको देने के लिए करेंसी नोट नहीं है, क्योंकि आपको जानकर मजा आएगा कि 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है इस देश में और 156 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। यानी कि अगर आप पूरे के पूरे गांव मिलके जितना पैसा पड़ा है, जितने डंगर पड़े हैं, जितना धन पड़ा है, सारा इकट्ठा करके अगर सरकार को, बैंकों को दे दोगे, उसके बाद भी 122 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होना तय है। तो गांव में
केवल 2-4 जमींदार बचेंगे जिनके पास शुरू शुरू में देने के लिए पैसे होंगे, बाद वाले पीछे वाले 90% के पास एक भी पैसा नहीं है। सबकी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़ा सब जाने वाला है। और अगर ये सारी प्रॉपर्टी बैंकों की हो जाएगी, जब ये नीलाम होगी तो किसकी हो जाएगी? और बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, अडानी के हो गए तो किसकी? और अडानी का सारा मार्केट शेयर मार्केट से चलता है, सारा बाजार शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क की, और वॉल स्ट्रीट चलता है लंदन से। यानी वही इजरायली और वही अंग्रेज अब भारत में आए बिना वहीं से राज दोबारा चालू कर रहे हैं। उसकी बॉडी में कुछ और जा लिया, उसका वो थोड़े से हैं उनको फिर रगड़ लेंगे। कर्जा तो नहीं लिया पर करेंसी भी तो नहीं बची, क्योंकि जिन्होंने कर्जा नहीं लिया वो लोग कैश में कर रहे होंगे ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा, और जो कैश में कर रहे हैं उनका कैश खत्म हो जाएगा, फिर डिजिट्स में आ जाएंगे, क्योंकि ये रुपया का नाम बदल चुके हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग तब तक ही अपने रुपए को क्लेम कर सकते हैं जब तक भारत की करेंसी का नाम रुपया है। इसीलिए इन्होंने सीबीडीसी में रुपए को ई रुपया बना दिया। ई रुपये के बराबर कोई सोना नहीं है। ई रुपये का कोई सिद्धांत नहीं है। रुपया जब तक हमारी करेंसी है तब तक है। तो हमको सीबीडीसी पर बैन लगाना है, इसीलिए हमको 19 नवंबर में लाखों लोगों को चिल्लाना है। हमको ई रुपया नहीं बनने देना अपना रुपया भाई। ई रुपया बन गया तो आपका सब कुछ गया, समझो, सब कुछ। देखो जी, अपने पास तो ना प्रॉपर्टी है, ना मकान है, कुछ नहीं है। हमको बालक पालने पढ़ाने आते हैं, हम तो पाड़ के फिर भी गुजारा कर लेंगे, कहीं जंगल में भी किसी के भी बालकों को कह देंगे हम तो जी तुम्हारे बच्चों को ये सिखा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जब तक लड़ने की हिम्मत है तब तक तो लड़ेंगे, पर जब सब लुट जाएगा, अपना जाके कहीं कबीले में जाके हम भी बच जाएंगे। हमने तो जाके झारखंड में कबीलों के बीच अपनी रिश्तेदारी बना ली। मैं कहा भाई हम तो जब सारे के सारे सब लुट जाएगा, अब यहां तो कैंसर वाली जमीन में को प्योर है इतना सब कुछ एकदम, वहां आगे रहेंगे। उनको नहीं चाहिए आपके वाला कुछ, उनके पास अपने डंगर हैं, अपने मुर्गे हैं, अपने सुअर हैं, अपने सारे जानवर हैं, अपनी मछली पालते हैं, अपने खेती करते हैं, बाग उगे ना उगे, खाने के भूखे कोई नहीं मरता, प्योर वातावरण में रहते हैं एकदम से। सांप मारने भी आते हैं, सांप पालने भी आते हैं, सांप खाने भी आते हैं, उनको सब आता है। देसी बीज ही है उनके पास, और कुछ है ही नहीं। देसी बीज ही है उनकी। लड़ाई ही ओरिजिनलिटी को बचाने की है, सिद्धांत को बचाने की है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 176 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? नहीं जी, गलत है। 176 नहीं है जी, 3.5 लाख बीज। ਉਹ 176 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ। नॉर्वे में जो स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है ना, 3.5 लाख बीज पेटेंट करा के रखे हो उसने। सारे बीज जो आपके पास हैं, वो जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले आपको याद हो ना, आपके गांव में आके सरसों लेने के लिए आते थे, जिस मर्जी रेट दे दो, मुंह मांगा रेट देते थे सरसों का। है जी, देसी सरसों मुंह मांगे रेट पे लेने आए थे आपके गांव में। वो इसलिए आए थे कि गांव में बचने नहीं चाहिए, ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਡ ਨਹੀਂ हाँ, देसी कोई बीज नहीं बचना चाहिए। तो अपने को जी ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या कह रहे जेनेटिक, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਗਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੀਡਸ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। एग्जैक्टली जो डॉक्टर साहब ने बोला है ना, आपको मैं बता दूं, बिल्कुल निचोड़ बता दिया कि जो अपने देसी बीज हैं उनको इनकी लगाई हुई बीमारियां नहीं लगती देसी बीज में। तो उनके जो बीज हैं, चाहे वो डंगर का है, चाहे वो आदमी का है, चाहे वो खेत का है, तीनों बीज अगर उन्होंने बना रखे हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, तो वो उस बीज को जब चाहे खत्म कर सकते हैं। जो बीज होते हैं, जो बीज होते हैं, भावें वो सब्जियों के हैं, भावें अनाज के हैं,
ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਆ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਲਾਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਝੋਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆ ਜਾਂ GM, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਪ, ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਗੋਭੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ 75 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 45-50 ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? मैं ये कह रहे थे हमारी जमीन है, अभी बैंक के पास गिरवी पड़ी है, तो बैंक क्या कुर्की करेगा ना हमारी जमीन की, तो बोली कौन देगा? बोली कौन देगा? कुड़की कौन करना? उसका हो गया बैंक का, बैंक की अडानी का हो गया। कैसे हो जाएगा? हम उसको कैसे घुसने नहीं देंगे जमीन में, कैसे? कब तक नहीं घुसने दोगे? कब तक? हमारे यूनियन किस लिए बनी हुई? इसलिए है। यूनियन इसलिए बनी है, आधी तो टूट ली इलेक्शन में, आधी इस इलेक्शन में टूट ली, आधी अगले इलेक्शन तक टूट लेंगी, आधी उससे अगले तक। इन्होंने तो 50 साल इंतजार किया है आपकी सारी नसें खराब करने का। 50 साल। हरित क्रांति कब आई थी? 70 के दशक में साहब। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਲੋਗੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾਲ ਬੰਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ? ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਰੀ ਆ, ਸੁਸਰੀ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਯੂਰਪ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਡਕਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਈਲਡ ਵੀਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਲਡ ਸੀਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਣ ਪਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਕਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਐਸੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। देखो जी, पर लेकिन वो तो बचना ही कुछ नहीं, सॉल्व क्यों करोगे? चलो मैं आगे करता हूँ कार्रवाई को। ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਆਨ ਰੱਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ मैं बता रहा हूँ, ਦਲੇਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। देखिए आपने जो कहा ना वो बिल्कुल सही है। आप उनको गांव में तब तक नहीं घुसने दोगे जब तक आप गांव में बैठे हो। आपके बेटे और आपके पोते गांव में रहना नहीं चाहते, वो आपने खुद विदेश भेज दिए हैं। आपने मतलब पंजाब ने, ठीक है ना? आपके बेटे पोते उधर जा चुके हैं, आप अगले 5, 7, 10 साल में निपट लोगे, उसके बाद इन्हीं की है, ठीक है? बहुत गांव हैं ऐसे आपके पंजाब में जहां मुश्किल से 10 बूढ़े बूढ़े रह गए हैं, जवान तो एक भी नहीं दिखता, ठीक है? हाँ, तो इसलिए ये आपको वहम है कि आप उनको मार लोगे, क्योंकि आपने अपना नस्ल तो, अपनी बीज तो आपने वहां भेज दिए। आदमी का अपना खुद का बीज तो विदेश में बैठा और खेत के बीज बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, है जी? ये आपको विदेश में पता है विदेश में क्यों भेज रहे हैं? हाँ, विदेश में भी सिर्फ प्लानिंग के तहत भेजा जा रहा है। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाला, आपका वकील, आपका जज, वो आप ही का बेटा पोता लगाया,
आप ही की जड़ कटवाई उससे और आपका सत्यानाश करवाया। वैसे ही आप ही के बीच के आदमी आपके बच्चों को विदेश भेजते हैं, उनको मोटा पैसा मिलता है, खर्चा 2 लाख का भी नहीं होता और वो 20-20 लाख रुपए ले लेते हैं भेजने के, उनको मोटा पैसा बचता है। वो अपने उस पैसे के लालच में अपने ही देश की जड़ें काटते हैं, वो हमारे ही लोग काटते हैं, हमारे ही लोगों की मदद से ये सारा कुछ होता है। वो लोग यहां आकर के नहीं करते, अब वो हमारे ही लोगों को बनाते हैं। आप ही के गांव का एक आदमी को वो पकड़ेंगे। अभी जो मैंने कल शाम को बोला था ना, कल शाम जब चर्चा चल रही थी यहां बाहर बैठ के, वो आप में से जो जो बीज पे काम कर रहे हैं उनको ये मुंडा एक मुर्गा फंसा है, इसको 8 लाख छोड़ 8 करोड़ में बेचेंगे आपका, एक बार इसके खेत से बुल निकल जाए उसके बाद अपन ठहरी। उनको पर्ची तो छाप के देनी है, 8 लाख की जगह वो 80 लाख का दे देंगे, आपका अखबार में फोटो छाप देंगे, मुख्यमंत्री से सम्मानित करवा देंगे, धीरे धीरे आपके बुल्लों को कुछ ना कोई ना कोई टीका लगा देंगे, बात खत्म, छुट्टी, वाह मौज करो। अंदर जीन जेनेटिक चेंज करने के लिए क्या भेजना है? शरीर में कोई केमिकल चला जाओ आपके ब्लड के अंदर, जेनेटिक चेंज करने वाला, हो गया काम खत्म। उनको क्या करना है? और उन्होंने आसपास डॉक्टर बिठाई रखे हैं, डंगरों के डॉक्टर, उनके किसी भी टीके में वो कुछ भी डाल देंगे। अभी उन्होंने बोला है ओरल आ गया है, घर नहीं, मतलब जो वैक्सीनेशन है ना इतना फास्ट है, एक एक बोलेरो एक एक गांव के लिए छोड़ रखी है, आपने देखा हो तो। हाँ, एक पूरा पैक बना के एक अंदर ही हॉस्पिटल बना के एक गाड़ी में, और इतनी फास्ट वैक्सीनेशन है कि आप पूछो मत डंगरों को। हाँ, एक भी नहीं छोड़ा, और कहीं कहीं 1-2 महीने बाद फिर 2 महीने बाद फिर 2 महीने बाद फिर। सारे हाँ पुराने दरख्त कटवा दिए आपसे और नए दरख्त जितने आ रहे हैं सारे के सारे वो हाइब्रिड आ रहे हैं। मतलब आपका पूरा शुरू से लेके आखिर तक की हर चीज पे टारगेट है उनका। हाँ, इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है, इस व्यवस्था को उड़ा के आप बच सकते हो, पूरी व्यवस्था उड़ानी पड़ेगी, सरकार नहीं। सरकार किसी की भी आए, ताकत गांव के पास रहनी चाहिए। मैंने पता है वो जो फुल्ला वाले बूटे ने वो अस्थमा कर देने, वो हाँ वो बीमारियां फैलाते हैं। वो क्या होगा, वो सड़क के ऊपर गिरेंगे वो फूल, है ना, क्या नाम है? हाँ, कांग्रेस वाला, कांग्रेस घास है। एक दूसरा भी है, एक और वो जो बूटा आप महाराष्ट्र गए थे वहां भी लगा रखा था, वो क्या था? कनेर, चलो आप बोलते होंगे। उसका जो फूल रोड के ऊपर जो गाड़ियों से कुचल के फिर उसके बाद वो जब हवा में मिलता है ना, वो सब अस्थमा करता है। तो चलो इसको कह लो, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਰਾਈਟ ਸ਼ੈਲਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ? ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਈਟ ਸ਼ੈਲਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ। हाँ, बहुत लग गया साल। हाँ, ये भी कुछ साजिश है। वो बता देंगे, बुट्टा जी बता देंगे। अभी आपको सारे शैलर के अंदर एक तो आदमी अब काम नहीं करते, रोबोटिक्स। आज भी लग जाएंगे तो भी बचा लेंगे, कोई बात नहीं। मेन बात यह है, रोबोटिक्स और फोर्टिफाइड सामान, केमिकल वाले ही चावल देने हैं अब आपको। आने वाले टाइम में इन जितने भी राइस सेलर जितने भी ये होंगे ना, इन सब में वही आएगा। चलो बताते हैं इस पे। पहले अपना लोन वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, है ना, पहले वो वाला कर लेते हैं। इसमें हम आपको बता दें, सुनील भाई कितना हो गया आपका, कितना टाइम हो गया आपका लोन चलता हुआ ना? यो अभी आवेदन लगाए हुए 8 महीने के करीब सुनील भाई को हो गए हैं जी आवेदन लगाए हुए। 27 लाख वाला जिसका मैंने बताया था। अभी आईसीआईसी बैंक का जो मैनेजर है उसका फोन आया था एक बार बीच में, दौरान में हम दोनों इकट्ठे ही थे, बाय चांस बीच में वैसे आ गया। रिकवरी वालों का तो आना बंद ही हो गया था। मैनेजर ने फोन करके बोला सुनील को
कि सुनील भाई जमा करवा दो कुछ थोड़े बहुत पैसे, नहीं तो गाड़ी जो है ना उसको उठा के ले जाएंगे। तो हमने फिर एक ही काम करा, मतलब सुनील ने फटाक से एक काम करा। सबसे पहले आईसीआईसी बैंक से ले रखा है, आईसीआईसी बैंक हमारा सेक्टर 12 में ही है, उसके दफ्तर के नीचे गाड़ी खड़ी करके इसने भी मैनेजर को फ़ोन कर दिया, करे मैनेजर साहब गाड़ी दफ्तर के नीचे ही खड़ी है जी, हिम्मत हो तो उठा लो, बुला लो जिसको उठाना हो। अब वो बेचारे आज तक गाड़ी नहीं उठा पाए, गाड़ी भी इसकी ऐसी चल रही। अच्छा ये जो अपने वाली खड़ी है ना बीच में, ये भी ऐसी है ठीक है, ठीक है, ये भी ऐसी है। और ऐसी लगभग हम लोग 50-60 के करीब गाड़ियां ले चुके हैं। हम अपने साथियों को ले लेके दे रहे हैं कि तुम्हारा चुकता हम करेंगे, तुम सिर्फ लोन लो, चुकता हम करेंगे, कितना ही है। और इसको टेस्टिंग के लिए हमने सबसे पहले एक गाड़ी ली थी सेकंड हैंड, है भाई, सबसे पहले हमने एक गाड़ी ली सेकंड हैंड 5 लाख रुपए की। मैं कहा जब देने भी पड़ गए बाई चांस तो थोड़े हैं दे देंगे, वो भी उसको भी 7-8 महीने हो गए चलती को, वो भी ऐसी चल रही, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ी गाड़ी ली थोड़ी सी, फिर तो और थोड़ी बड़ी ली, फिर हम यहां तक तो पहुंच गए। एक इनोवा हमारे पास, एक ये बड़ी गाड़ियों में। मैं ख्याल है अब हम आ गए 30-30 लाख की गाड़ियों पे। अब किसी का लोन होता हो तो करोड़ की वो भी ले लो जी क्योंकि अब अपने पास दस्तावेज हैं, उसकी टेस्टिंग अगर आपको करनी है, उसका ट्रायल अगर आपको करना है। सरदार जी अगला स्टेप है, फिर हमने देखा चल गाड़ी का हो गया, पर्सनल लोन का हो गया, फिर हमने देखे कुछ सिक्योर्ड लोन थे जो घर के लोन थे, घरों पे लोन थे। तो हमने कुछ लोगों को, आपने अगर देखा हो तो लगे हुए ताले बैंकों के हमारी टीम ने तोड़ दिए और मालिक को घर के अंदर बिठा दिया। अब एफआईआर करने के लिए बैंक वाले आते हैं तो वो एफआईआर भी नहीं करते। मतलब मैंने तोड़ा था एक ताला, तो हमारी पहले तो पानीपत की टीम ने तोड़ा, उसके बाद फिर हम तोड़ने चले गए, मैं और सुनील भी थे। वहां देखा तो अब बैंक ने हमारे खिलाफ एफआईआर भी नहीं करी। फिर हमारे साथियों ने ये तोड़ के लोगों के घर में बिठाए। अब उसके बाद और कागज जब हम उनको हम पेपर देते हैं बाकायदा कि देखो ये पेपर है आपके पास, इस पेपर का जवाब हमको दे दो। आरटीआई हम लोग लगाते हैं, जिस आरटीआई का जवाब आरबीआई ने हमको सर्टिफाइड कॉपी में दे रखा है, उस आरटीआई का जवाब हर बंदे को गलत दे रहे हैं वो। देखो कमाल की बात। अब आरबीआई से जब हमने मांगा तो आरबीआई ने कहा कि हमारे पास ये दस्तावेज अवेलेबल नहीं है। तो हमने आर्काइव में खुद रिसर्च करने की अपील डाल दी। हम खुद जाके आर्काइव के अंदर जाके सारे दस्तावेज निकाल के खुद से पढ़ा के हमको जहां से जहां तक का कागज चाहिए था हमने उसकी फोटोकॉपी डिमांड कर ली। वो स्कैन कॉपी उन्होंने हमको दे दी और सर्टिफाई करके दे दी। अब वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने पास आ गए। आरबीआई के जितने शेयर होल्डर्स हैं, आरबीआई ने जितना गड़बड़ी कर रखी है, बैंक जितना फ्रॉड करते हैं, जितना बैलेंस शीट में गड़बड़ होती है, जिस तरीके से ब्याज छपता है, ब्याज छपने का कोई नियम ही नहीं है। वो ब्याज को ही मूलधन बना के छापते रहते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, आपसे जो इंटरेस्ट लेते हैं उसी को मूलधन बना के छापते रहते हैं, उसी को धन बना के छापते हैं। और वो छाप के इतना छाप लेते हैं कि अब आपको वो जितना मर्जी छापते रहो, आपको जितना सामान चाहिए। हाँ ठीक है। अब प्योर फ्रॉड नहीं, प्योर फ्रॉड। मैं बताता हूं सही, मैं इसको नहीं बैंक भागने ही वाले हैं। जब जब बैंक भागने ही वाले हैं, बैंक देखिए हमने गड़बड़ क्या की, हमने अपने बैंकों का सिबिल बचाने के लिए अपने भाईचारे का सिबिल खराब कर लिया। आपने देखा होगा जिसका सिबिल ठीक है ना उसका भाईचारा 0 है, और जिसका भाईचारा 0 है जिसका भाईचारा टॉप पे है उसका सिबिल 0 मिलेगा। जिसने बैंकों को तवज्जो दी उसका परिवार टूटता चला गया। ये जो रुपया जिसको आप रुपया कहते हो, ये रुपया नहीं है, ये कागज का टुकड़ा है, ये दरिद्र नारायण है। ये जिसके भी घर में गया उसका घर टूट गया, उसका परिवार बिखर गया। जिसने भी इस रुपए के लिए जिंदगी में अपने बच्चों को तैयार किया, उनके बच्चे आज उनके पास नहीं है साहब, सिर्फ रुपए के चक्कर में। और वो रुपया पता चलता है कि तो कागज का टुकड़ा निकला।
जिसने भी आपके गांव में, ग्वांड में, रिश्तेदारी में जिसने भी रुपए के लिए अपने बच्चे की पालना पोषणा करी और उसको पढ़ाया लिखाया, उसका बच्चा आज उससे बात भी करने के लिए टाइम नहीं है और उसके पूरी रिश्तेदारी उससे अलग हो चुकी है और वो आज वो अकेला खड़ा है पूरे समाज के अंदर, क्योंकि उसने गलत चीज के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। और इस गलत चीज का कब से भांडाफोड़ कर रहे हैं। रही बात जो आपने एक बात बोली कि जो हम कर रहे हैं वो फ्रॉड है या वो गलत है, तो मैं उसको एक बात बताता हूं। आप हमारा दस्तावेज देखिए, हम जब आवेदन लगाते हैं हम उसमें बहुत स्पष्ट लिखते हैं एक लाइन, 2-3 बातें। सरदार जी एक मिनट, 2-3 बातें अपने को परमानेंट याद रखनी है जब भी आपसे बैंक वाले आते हैं या आपके पड़ोस में किसी का मकान पे ताला लगाने आते हैं, जिसका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात हम अपने आवेदन में लिखते हैं, हम इस देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और हम कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक आपके हर पैसे की अदायगी करना चाहते हैं। ठीक है जी, पहली लाइन ये होती है। दूसरी बात, जब आपने हमको लोन दिया था तो हमारे सारे दस्तावेजों की पुष्टि करी थी, हम बिल्कुल सत्य थे, सच बोल रहे थे, हमारे डॉक्यूमेंट में जो था वही असलियत में था, इसीलिए हम पर आपने भरोसा करके हमको लोन दिया और हमने भी आपसे भरोसा करके आपसे लोन लिया। हमने कुछ दस्तावेजों के ऊपर साइन करे, हम ये सोचकर ले रहे थे कि आप हमारे साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, परंतु आपने जो रुपया कहकर हमको दिया है, जो डिजिट आपने खाते में ट्रांसफर करी है, अब इसकी सच्चाई पे हमको डाउट हो रहा है क्योंकि हमको कुछ लोगों के कागज मिले हैं। तो आप कृपया हमारे कुछ सवालों का संशय दूर कर दीजिए, क्योंकि यदि मेरे सवाल गलत हैं, यदि मैं गलत सोच रहा हूं तो मैं आपका पूरा पैसा पे करूंगा, लेकिन यदि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है तो तुमको सजा मिलनी चाहिए ना। मैं फ्रॉड करने के मूड में नहीं हूं, मेरी जमीन तो असली है ना, मेरा मकान तो असली है ना, लेकिन जो तुमने उसके बदले में दिया वो तो नकली है। तुमने फ्रॉड किया है हमारे साथ, हमको इस फ्रॉड का हिसाब चाहिए और हमको सिर्फ इतना बता दो कि जो तुमने हमको दिया था, जिसको तुम रुपया बोल रहे हो, क्या ये असली है कि नकली है? क्योंकि यदि ये नकली है तो तुमको सजा होनी चाहिए, और अगर ये असली है तो मेरे 1 रुपए में 777 मिलीग्राम सोना आता है, तुम्हारे वाले में नहीं आता है जो तुम कागज का टुकड़ा हमको दे रहे हो। तुम्हारे वाले 5 लाख रुपए में तो, तुम्हारे वाले तो 5,000 रुपए में आता है ना, एक ये 777 मिलीग्राम लगभग 4900 रुपए में आता है। नहीं समझे जी? तो तुमने जो हमको 5 लाख रुपया दिया था वो हमारा, उसमें उतना ही सोना आता है जितना मेरा 106 रुपए में आता है, और मैं तो तुमको 5 लाख का 1 लाख दे चुका हूं, तो मेरे 106 रुपए काट के बाकी के असली रुपए मेरे वापस करो। अगर किसी ने एक किस्त भी दे रखी है ना तो उसको लेना पड़ता है, लेना बनता है, ऑफिशियली कानूनी वो लिख देना। और बैंक, एक 6 करोड़ का लोन था हमारा साथी का, हमारे को बुला लिया जोनल मैनेजर ने, बैठ के मेरे को जोनल मैनेजर मिलते ही कहने लगा कि यार आप क्यों पंगा कर रहे हो। मैंने कहा पंगा बताओ ना यार, क्या है भाई, एक बात बताओ, मैं 8 महीने से भौंक रहा हूं सड़क सड़क जाके, घर घर जाके, आप लोग इस रुपए को मैं फ्रॉड कह रहा हूं, नकली कह रहा हूं, तुम मेरे ऊपर यह लाइन लिखकर मुकदमा क्यों नहीं करते हैं? मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना इसको, और मैं इसको वीडियो चलाता हूं और मैं कहता हूं तुमको नकली रुपया दिया। भारत के अंदर चलन में रुपया है, ये नकली है, नकली है, नकली है, नकली है, सब जगह बोल रहा हूं। ये लाइन कह करके कि तुम नकली बोल रहे हो, मेरे को मुकदमा करो ना। लेकिन सरकार क्या प्लान कर रही है मालूम है? मेरा मुख्यमंत्री क्या प्लान कर रहा है हरियाणा का, कि इस आदमी को 6 महीने बाहर नहीं आने देना। इसका कहीं टोल पे झगड़ा होता है, कहीं कोई आप में से कोई इल्जाम लगा दे कि मेरे पैसे नहीं दिए इसने 1 लाख रुपया, या आप में से कोई कह दे, आप कोई लेडीज को कह दे कि ये मेरे को छेड़ रहा था, मेरी तरफ घूर रहा था, महिला का कोई आरोप, अभी तक कोई आरोप नहीं है। 19 नवंबर के बाद देखना क्या क्या लगेंगे, उससे पहले भी लग सकते हैं।
मतलब आज तक पूरे देश दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जिसका मैंने कुछ बिगाड़ा हो। अब देखना कैसे पैदा होंगे। मतलब वो कह रहे हैं इसको निकलने नहीं देना है बाहर। हमने भी कह दिया है, उनको बोल दिया, मैं कहा उसको बोल दियो कि अपन भी जमानत नहीं लेंगे सारी उम्र। मैं ये कह रहा हूं, हम उनको ये कहते हैं। अब जब मेरे को बैंक मैनेजर ने, जनरल मैनेजर ने, जोनल मैनेजर ने बोला कि एक काम करो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हो कि हमने आपको नकली रुपए दिए। मैंने कहा हाँ कह रहा हूं। बोला चल ठीक है, आप कह रहे हो कि डिजिट ट्रांसफर करें। मैंने कहा हाँ। कहता आप ये डिजिट ट्रांसफर कर दो हमारे खाते में। मैं कहा दो, इंटरनेट दो, अभी कर देता हूं। तुम्हारा पोर्टल दो, तुम्हारा पोर्टल तुमने बना रखा ना ये पोर्टल, तुम मेरे को अपनी आईडी पासवर्ड दो, अभी कर देता हूं ट्रांसफर। तुम जितने कहोगे उल्टा और मारूंगा प्लस में देके अपने खाते में, जितना तुम कहोगे उतना कर देता हूं। इसमें क्या जाता है? हाँ, अपने घर में जितना टाइप करना उतना टाइप कर लेते हो यार तुम। बोलता है चलो अच्छा चल चल, यहां तो फंस गया वो। बोला अब मगा फिर तुम कह रहे हो हमने नकली नोट दिए। मैंने कहा हाँ, तुम हमारे को ये नकली वाले दे दो। मैं कहा बस यही लाइन लिख के दे दो। भाई तुम्हारे कोई, भाई बैंकों के पास तो वकीलों की पूरी फौज होती है ना, वो हमको ये कह दे जिले में 72 बता रहे थे ना साहब, इतनी फौज होती है हर बैंक के पास। अब वो इतनी बड़ी फौज में से कोई एक वकील नहीं आता जो हमारे किसी दस्तावेज की काट ले आए। कमाल की बात है, अभी तक तो हमने कुछ दिया भी नहीं वहां, सिर्फ सवाल ही सवाल पुट करे हैं। और हम ये कहते हैं कि हम आगे 1 रुपया नहीं देंगे जब तक हमारे सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलेंगे। सिद्धांत के बिना कैसे चलोगे तुम? हमारी प्रॉपर्टी को ऐसे ही जब्त कर लोगे क्या तुम? भाई नियम तो होना चाहिए ना सरदार जी। अगर तुम बिना नियम के, अभी मेरे को एक इकोनॉमिस्ट आया, वो बड़ा मतलब सरकार का फेवर में था, बैंकों के पता नहीं ज्यादा पढ़ा लिखा था, मतलब बहुत स्मार्ट पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। पढ़े लिखे ने मुझे बोला तुसी ते बैंक क्रैश करा दोगे। मैं कैसे हो जाएंगे? कहता हाँ। मैं कहा मौज हो जाएगी। बैंकों ने तो बर्बाद किया ये देश। जब से पहले बैंक नहीं थे तो हमारी दादी नानियों के सारे शरीर पे सोना चांदी था, बस बैंक आए तो सब वहां जाने लगा। अब आज तो, पहले बैंक मैनेजर मेरे दादा के पास जब आया था ना, पहली बार मैंने देखा बैंक मैनेजर था, हाँ चौधरी साहब नमस्ते जी, बढ़िया जी, और ताऊ बढ़िया, परिवार डंगर ढोर सारा पूछ पाछ के, और जी थोड़ा बहुत पैसा अब की बार फसल का पैसा आप हमारे बैंक में जमा करा दियो। आजकल बैंक मैनेजर पूछने आता है जमा क्यों नहीं करा, किस्त क्यों नहीं जमा कराई, ऐसे ना। मतलब कैसे बदले वो। उसी परिवार के पास हाथ जोड़ के आता था, जी हमारे उसमें रख लो, किसमें, लॉकर में रख लो, अब का अपना गोल्ड, अपना है जेवर लॉकर में रखे जाते थे। आजकल सब के गोल्ड सिल्वर सब लोन पे जा लिए, मुथूट गोल्ड लाइन लोन वालों के या किसी के भी। और इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खुली सजा के, एक ठेके वाले एक बैंक वाले से दो ही हैं बस सजी हुई दुकानें बाजार में है। और वो क्या बोलते हैं, हम क्या कह रहे हैं उनको? हम ये कह रहे हैं भाई हम ना देने से मना करते, ना हम तुमसे लोन माफी की अर्जी डालते, ना हम कोई गलत काम करेंगे। क्योंकि कमाल की बात पता क्या है, आईपीसी की धारा 489 ABCDE कहती है कि अगर आपने डिवैल्यूएट करा हुआ रुपये में डील करते हो, मतलब पैसे की वैल्यू अगर कम कर रखी है जो असली नियम से, सिद्धांत से, आईपीसी की 489 ABCDE सेक्शन 489, ठीक है, वो कहता है कि जो भी व्यक्ति इस पैसे को डिवैल्यूएट करता है या डिवैल्यूएट किए हुए रुपए में डील करता है, आजीवन कारावास तक की सजा है उसको। इसका मतलब तुमने जो हमको नोट दिया है इसमें तुम अंदर जाओगे। और अगर मैं ये नकली नोट तुमको दूंगा तो मेरे को जाना पड़ेगा, तो मैं तो नहीं दूंगा भाई नकली नोट, समझे जी? क्योंकि ये नकली है ना, मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा तेरे साथ इसमें, क्योंकि तू फंसा देगा। अब तो हमारा मुकदमा चल पड़ा, अब तो तू फंसा देगा हमारे को, तो अब मैं तेरे को ये नकली नोट नहीं दूंगा, दूंगा तो असली दूंगा। क्यों जी? अब हमारे को जो इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा था मैं, पढ़े लिखे बंदे की जिसकी बात कर रहा था, वो पढ़ा लिखा बंदा मुझे बोलता है कि भाई साहब पहले जानकारी रखा करो कि सरकार ने
जो सोने की बैकिंग थी ना, गोल्ड की बैकिंग, वो तो कब की हटा दी। मैं कहा अच्छा जी ठीक है, फिर मैं कहा फिर कैसे छापती है सरकार? अगर धन नहीं है मेरे इस रुपए के बराबर में तो कैसे छापती है सरकार रुपया? वो तो ऐसे ही छापती है। मैं कैसे? बिना गोल्ड गई। मैं कहा मर्जी से। बोला हाँ मर्जी से ही छापती है। तो फिर जितना टैक्स हमारे से लेना होता है, जो किस्तें लेनी होती है, वो भी छाप ले। है? अगर बिना सोने के, बिना धन के अगर वो छाप सकते हैं तो छाप के रख लेना। हमसे टैक्स काहे मांगते हैं? हमारे से किस्तें काहे मांगते हैं? भाई हम पहले ही मरे पड़े हैं। चलोगे तो सिद्धांत से चलोगे तो मानी जाएगी, वरना हम कबीले वाले लोग हैं, हम ट्राइबल लोग हैं, तुम्हारे कानून मानने से कभी भी मना कर देंगे। और अब हमको ये काम करना पड़ेगा। हमको कानूनों से निकल के अपनी सभ्यता, सभ्याचार और अपनी संस्कृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्योंकि अगर आपको इस 2 दिन में यह समझ में नहीं आया कि आप अर्श से फर्श पर आ चुके हो, अब ये आपको एक लात मार के, एडी मार के पाताल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो समझ आ गया होगा। इनकी ठोकर लगी तो अपन पाताल में है सीधे। लेकिन अगर नियम कायदे से चले, इकट्ठे होकर लड़े, अगर खाली हरियाणा पंजाब ही आ जाए इकट्ठा होकर के, बाकियों को तो हम आप पे देख लेंगे। बहुत जरूरी है। और पंजाब को निपटाने की पूरी तैयारी चल रही है जी। जवानी आपकी ले गए हैं, बुढ़ापा आपका बदनाम किया जा रहा है, आपकी पगड़ी को और आपके पहनावे को ही बदनाम किया जा रहा है। सरदार शब्द के पीछे बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं ये, समझना है जी। मतलब बहुत बहुत अरसे से लगे, क्योंकि ये लोग लपेटे में आने जरूरी है। उनको मालूम है कि ये बचा लेंगे सारे देश को, अगर गलती से बच गए तो। ये गुरुओं की फौज है ना, ये बचा सकती है पूरे देश को, और ये पता है उनको। अब देखो जी, कागजों की लड़ाई तो कागजों से लड़ लेंगे, पर गुंडागर्दी से कैसे लड़े? अगर मान लो रिकवरी वाले आके कहते हैं हम नहीं पढ़ते तो